हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नीट केमिस्ट्री की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, आज उसका तीसरा दिन है। आज हमारा डे 3 है। डे 3 हमारे पास है। इससे पहले फर्स्ट डे के अंदर हमने रिएजेंट्स को कवर किया था। सेकंड डे के अंदर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक को कवर किया था। और अब थर्ड के अंदर हम ऑर्गेनिक के वन बाय वन चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो थर्ड डे के अंदर जो हमारा चैप्टर आज हम करने वाले हैं वो हमारे पास रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि चैप्टर के अंदर जो हमारे लर्निंग और रिवीजन रहेगा हमारे पास आज के दिन के लिए, सबसे पहला हमारा रहेगा हेलो एल्केन्स के लिए, एल्केन्स के लिए। ठीक है। सेकंड जो टॉपिक हमारा रहेगा इसके अंदर कवर अप करेंगे हम लोग हेलो अरेन्स का कवर अप करेंगे। और थर्ड के अंदर जो हमारे पोली हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो याद करने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहली चीज़ हेलो एल्केन्स के अंदर, अगर मेरे पास कोई भी अल्कोहल बच्चा अगर आपको दिया जाता है, ठीक है। अब अल्कोहल के साथ अलग अलग रिएक्शंस हैं कि अगर अल्कोहल से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने अल्कोहल के अंदर सिंपल HCl डाल दिया, एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा इसे हम क्या कहते थे, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। आपको अगर थोड़ा और ध्यान में होगा, हमने रिएजेंट्स के अंदर भी पढ़ा था कि ल्यूकास रिएजेंट कहाँ काम करता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम करता है। जहाँ हम बोलते हैं कि अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल होगा, जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट डालोगे टर्बिडिटी इमीडिएटली आपको दिखाई दे जाएगी। सेकेंडरी के अंदर 5-7 मिनट के बाद दिखाई देती है, प्राइमरी के अंदर आपको टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है। ठीक है। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश उसे करते थे। तो पहला जो आपका रिएक्शन है वो ल्यूकास जो रिएजेंट है उसी को डालकर है कि अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट अगर आप डालते हो तो क्या बनेगा। देखो ZnCl2 HCl डाला है तो बनेगा क्या, RCl आपके पास बेसिकली बनेगा और वाटर आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। सेकेंड आपके पास है, मान लिया मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, HBr डाल दिया, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डाल दिया, ZnCl2 की प्रेजेंस में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RBr आपके पास बनेगा। सेम वे से रिएक्शन है, वाटर आपका क्या होगा, साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। अगली जो रिएक्शन है जो हम पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं हमेशा, अगर आपने हेलो एल्केन्स का NCERT से चैप्टर पढ़ा है तो सबसे पहली रिएक्शन वहाँ पर आपको दी गई है प्रिपरेशन के अंदर कि अगर आपने PX3 यहाँ पर डाल दिया तो क्या बनेगा, RX बन जाता है। अगर PX3 डालते हो तो बचा H3PO3 आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है। रिएक्शन बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना होता है, साइड प्रोडक्ट का ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर हमारी गलती होती है। अगर मैंने यहाँ पर PX5 डाला, मान लिया PCl5 डाल दिया तो क्या बनेगा, RX बनेगा, RCl बनेगा। लेकिन साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, POX3 निकलेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर PCl5 अगर मैंने यहाँ पर डाला तो क्या बनेगा, RCl बनेगा और POCl3 आपका निकलेगा, प्लस में HCl है वो आपका साइड प्रोडक्ट में निकलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर मेरे पास यहाँ पर PX3 होगा तो H3PO3 आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकलेगा, और PCl5 अगर आपके पास होगा तो POCl3 आपके पास क्या होगा, एज अ साइड प्रोडक्ट आपके पास निकलेगा। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ आपकी गलती होती है। और अगर मैं सबसे बेस्ट मेथड अगर हम पूछते हैं, हमने रिएजेंट में भी कवर अप किया है कि अगर कभी भी आपको RCl आपको बदलना है, RX अगर आपको चाहिए है अल्कोहल से, तो सबसे अच्छी जो रिएक्शन होता है, सबसे अच्छा जो रिएजेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, SOCl2 होता है। आप इनको डालो ना डालो, आपको हमेशा रिएक्शन किसके साथ याद रखनी है, SOCl2 के साथ रखना है। अगर आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाते हैं तो आपका जो आपको टिक लगाना है वो SOCl2 पे लगाना है। इसमें यील्ड भी आपको अच्छी मिलती है, रिएक्शन भी बहुत अच्छे से आपके पास हो जाती है। तो मोस्ट प्रायोरिटी जो आपके पास होती है SOCl2 को आपको हमेशा देनी है। इसी के साथ साथ हमारी 1-2 नेम रिएक्शन भी हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो बच्चा, जब हम RX के अंदर NaI डालते हैं, सोडियम आयोडाइड डालते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। क्लास के अंदर हम याद करते हैं ना, NaI मतलब क्या है, नाई। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने नाई का नाम फिक्स कर लो।
क्या नाम फिक्स करते हैं? फिनकिल्स्टन हम उसको बोलते हैं। जब जब नाई की दुकान पे जाओगे, आपको ये नहीं बोलना नाई की दुकान पे जाना है, आप बोलोगे फिनकिल्स्टन के पास जाना है, ताकि आपको नेम रिएक्शन याद रहे। ठीक है, तो डालना क्या होता है, सोडियम आयोडाइड डालते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस के अंदर, और यहाँ पे क्या बनता है, आयोडीन आपके पास बनता है। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए होती है। प्लस में क्या होगा बच्चा, NaX है वो आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसके साथ साथ एक और रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिनकिल्स्टीन के साथ, वो आपके पास क्या होती थी, स्वार्ट्स रिएक्शन होती है। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन बताओ कैसे होगी। हमने अगर यहाँ पे क्या डाला, सिल्वर का फ्लोराइड डाला, मर्क्यूरी का फ्लोराइड मैंने डाल दिया, कोबाल्ट का फ्लोराइड डाल दिया, एंटीमनी का फ्लोराइड डाल दिया, इनमें से कोई भी एक आप फ्लोराइड डाल दो, आपके पास क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड आपके पास बन जाएगा, और AgBr आपके पास क्या हो जाएगा, एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस जो हमारे पास हैं, अभी हमने पढ़ी है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ये सभी आपके पास क्या है, आपके पास अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की रिएक्शंस आपके पास हैं। क्लियर हुआ, सम अप हो गया एक जगह पे। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, साथ के साथ रिएक्शंस को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब देखो सेकंड पॉइंट में आपके पास ध्यान किसका रखेंगे, अब हम पहले बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पास भी आता है। अब देखो सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में जब हम ध्यान में रखते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी आपको एल्काइल हैलाइड दिया जाए या फिर आपको अराइल हैलाइड अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपको हमेशा कैसा देता है, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास का बोलता है। हमें पता है कि अगर मोलर मास ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो क्या देता है, एक हाइड्रोकार्बन आपको दे देता है, एक एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड दे देता है, और दोनों का मोलर मास कंपैरेबल सेम आपको दे देता है। और फिर पूछता है कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा एल्काइल या अराइल हैलाइड है, उनका मोलर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से हमेशा ज़्यादा रहता है। रीज़न क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बेटा ऐसा होता है। ठीक है, जब हम अराइल हैलाइड्स में बात करते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपकी अच्छी होती है हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन के अंदर, तो इसीलिए आपके पास वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो बॉन्ड को टूटने में टाइम ज़्यादा आपके पास लगेगा, टेम्परेचर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चीज आपके पास क्या होती है कि अगर मेरे पास मान लिया एक RI दे दिया, R मैंने सेम रख दिया, मैंने हेलोजेंस को अलग कर दिया, एक मैंने RBr दे दिया, एक मैंने RCl दे दिया, एक मैंने R यहाँ पे F फ्लोराइड आप ले लो, ये दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा है, अगर आयोडीन का साइज आपके पास बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडाइड वाले का, फिर ब्रोमाइड वाले का, फिर क्लोराइड वाले का, लास्ट में आपके पास फ्लोराइड वाले का। आप सिंपल ध्यान रखो, अगर मोलर मास बढ़ता है कहीं पर भी, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम केसेस के अंदर 99.99% आपके पास ज़्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मेरे पास मान लिया आपके पास मोलर मास सेम है, मान लिया जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दे देती हूँ, CH3 CH2 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 Br मैंने दे दिया, और मैंने इसको थोड़ा सा ब्रांचिंग कर दिया, CH3 CH2 CH CH3, इस Br को मैंने सेकेंडरी कार्बन पर लाकर रख दिया। ठीक है, ये Br मैंने यहाँ रख दिया। अगले में मैंने क्या कर दिया, टर्शरी कार्बन पर मैंने यहाँ पर ब्रोमीन को अटैच कर दिया। अब देखो मोलर मास सेम है, सारी चीज़ें सेम है, आपके पास लिविंग ग्रुप है, वो भी क्या है, ब्रोमाइड आपके पास यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया है, ब्रांचिंग किया है। तो ब्रांचिंग में ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप ब्रांचिंग करते हो उसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चा उतना ही कम आपके पास हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने लंबा रखा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपके पास सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, इस वाले का रहेगा, फिर सेकेंडरी वाले का रहेगा, लास्ट में आपके पास टर्शरी वाले का रहेगा। तो जब भी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर हम यही कंसेप्ट लगा के आंसर को निकालेंगे। क्लियर है,
आगे चलते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, डेंसिटी को लेके बात करेंगे हम। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी की बात करेंगे। अब देखो डेंसिटी में क्या है कि हम वाटर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, वाटर की डेंसिटी के साथ। ठीक है। अब जितने भी आपके पास चाहे ब्रोमाइड आ जाएंगे, ठीक है, मतलब ब्रोमीन के आपके पास डेरिवेटिव आ जाएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के, आयोडीन के अगर आपके पास आ जाएंगे, तो इनके जितने भी डेरिवेटिव होते हैं ना, वाटर के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, हैवी आपके पास होते हैं। आप हैवी वर्ड यूज़ कर सकते हो कि हमेशा क्या होते हैं, वाटर से ज़्यादा हैवी आपके पास रहते हैं। और अगर मैं इसी के साथ डेंसिटी के साथ अगर मैं सॉल्युबिलिटी को भी ले लेती हूँ, तो हमेशा ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हमारे पास लोअर हैलो एल्केन्स होते हैं, ये बहुत ही कम वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, मतलब ये स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। और अगर मैंने बाकी ले लिए, जितने भी हैलो एल्केन्स ले लिए, वो सभी के सभी इनसॉल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर सॉल्यूबल ही नहीं होते। किसके अंदर सॉल्यूबल होते हैं, बाकी अगर आपने अल्कोहल ईथर्स वगैरह लिए हैं, वहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और अगर आपने थोड़ा सा सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान दिया होगा, जो हमने सीरीज़ कंप्लीट की थी, ठीक है, ऑर्गेनिक की, तो वहाँ पर भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, पेपर के अंदर पूछा गया है कि हैलो एल्केन्स जो आपके पास होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हैलो एल्केन्स हैं, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इसी वजह से वो इनसॉल्यूबल आपके पास होते हैं। सिर्फ लोअर हैलो एल्केन्स हैं जो थोड़े बहुत सॉल्यूबल आपके पास होते हैं, बाकी कोई भी सॉल्यूबल नहीं होता है। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि जब आपका हैलो एल्केन्स का चैप्टर स्टार्ट होता है, आपको पता है आपने SN1 SN2 रिएक्शंस को बहुत हर बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेन कवर अप करता है ये वाला टॉपिक आपके पास। तो सबसे पहले यहीं पर बात करते हैं, SN1 और SN2 के बारे में बात करते हैं। SN1 का मतलब क्या होता था बच्चा, अगर 1 लिखा है तो क्या होगा, 2 स्टेप मैकेनिज्म आपका फॉलो करेगा, और अगर 2 लिखा है तो क्या करेगा, 1 स्टेप मैकेनिज्म आपके पास फॉलो करेगा। ठीक है। अगर 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला स्टेप आपके पास होगा वो कैसा होगा, स्लो स्टेप आपके पास होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कौन सा, जहां पर आपके पास इंटरमीडिएट आपके पास बनेगा। और अगर इस केस के अंदर मैं बात करती हूँ, इंटरमीडिएट क्या बनता है, हमेशा कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है। अब हमें पता है कार्बोकेटायन अगर बनेगा, कार्बोकेटायन कैसे नेचर का होता है, प्लेनर नेचर का होता है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर जो भी न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करना चाहेगा, प्लेनर पे अटैक करेगा, तो वो किसी भी साइड से अटैक कर देता है, चाहे वो अबव द प्लेन से करे, चाहे वो बिलो द प्लेन से करे, दोनों के 50-50% चांस होते हैं। और 50-50% चांस है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, कि आपके पास जो बना है वो रेसिमिक मिक्सचर है। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन हम इसको बोलते हैं। ये की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने थे। तीसरा, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो रिएक्टिविटी है किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और हमें पता है कि कार्बोकैटायन हमेशा क्या होता है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। इसीलिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपके पास रहता है वो इसी के अकॉर्डिंगली रहता है, टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी हमारे पास, फिर हमारे पास प्राइमरी। क्लियर है? ये वाले टॉपिक अगर नहीं पता है, इससे पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने उसको कवर अप किया हुआ है। ठीक है बच्चा। इसके बाद देखो SN2 के अंदर, SN2 लिखा है तो 1 स्टेप मैकेनिज्म होगा। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट आपके पास बनता है, हमेशा एक स्टेप के अंदर है, एक साइड में लिविंग ग्रुप जाता है छोड़ के, दूसरी साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्जन आपके पास होता है। ठीक है। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगी तो प्राइमरी सेकेंडरी ठीक उल्टा होता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी आपके पास, और लास्ट में क्या होता है, नियोपेंटाइल हैलाइड भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये भी आप लिख लिया करो। ठीक है। ये भी क्या है, आपके पास ब्रांचिंग के अंदर बेसिकली आपके दिया हुआ होता है। ठीक है। अब देखो अगर मैं SN2 की बात करती हूँ, SN2 के अंदर जो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास होती है बच्चा, वो किस पे डिपेंड करती है, कि जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि आपको अलग अलग न्यूक्लियोफाइल दे देता है,
और अगर अगर आपके पास सेम अटैक, जो आपके पास रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, वो सेम है, लेकिन आपने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर दिया, और फिर अगर आपसे पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो उस केस के अंदर एक ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होता है कि जो साइनाइड होता है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। आपको सबसे ज़्यादा रहेगा साइनाइड का, उसके बाद आयोडीन का रहेगा, फिर ओ आर नेगेटिव का रहता है, फिर ओ एच नेगेटिव का रहता है, फिर आपका एसीटेट का रहता है, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव का, फिर वाटर का रहता है, लास्ट में आपके पास फ्लोराइड का रहता है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है, सी एन नेगेटिव का ध्यान में रखना है, आयोडीन का ध्यान में रखना है, ओ एच नेगेटिव का ध्यान में रखना है, वाटर और फ्लोराइड का आपको ध्यान में रखना है। ये 5 हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने दे दिया एक RCN दे दिया, एक RI दे दिया, एक ROH दे दिया, तो सबसे जल्दी अटैक कौन करेगा? आपके पास RCN नेगेटिव आपके पास करेगा, प्रायोरिटी आप यहाँ पर दोगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं, जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ हम पढ़ते हैं कि अगर आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाती है, तो वहाँ पर आप प्लस वर्ड का यूज करते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको बोलते हो। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाती है, तो माइनस लगा के उसको हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी बोलते हैं। और हमेशा हम बोलते हैं कि अगर ये जो दोनों डी और एल आपके पास हैं, दोनों अगर इक्वी मोलर आपके पास मिक्सचर के अंदर होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। आप इस वे में भी डायरेक्ट बोल सकते हो। पिछले वे के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर अबव से करें या बिलो से करें, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करेगी जब आप पास कराओगे वहाँ से लाइट को, तो वो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, एक आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर जाती है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है, तो इक्वल मोलर मिक्सचर आपको मिलता है दोनों का, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और आगे एक वर्ड है, जब हमने खासकर SN2 के अंदर पढ़ा था कि SN2 के अंदर हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। और ये जो इन्वर्जन होता है ना बच्चा SN2 के अंदर, ये कैसा होता है? 100% इन्वर्जन होता है। ठीक है, और ये जो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको एक नया नाम दिया जाता है, वो आपके पास होता है वाल्डन इन्वर्जन। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वाल्डन इन्वर्जन किसको बोला जाता है? 50% इन्वर्जन को बोला जाता है, 90% इन्वर्जन को बोला जाता है, 80 को बोला जाता है, या 100 को बोला जाता है? तो ध्यान में रखना है कि 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके पास है, वहाँ पर हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, खासकर हम किसकी बात करते हैं? बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा एलिमिनेशन के अंदर क्या होता था? ध्यान दिया? एल्काइल हेलाइड हमारे पास होता था। एल्काइल हेलाइड के अंदर एल्कोहलिक KOH हम लोग डालते थे, और वहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनता था वो कैसा बनता था? एल्कीन आपके पास बनता था। इसका मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में था, और इसी बीटा एलिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पास डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। होता कैसे था कि ये मेरे पास कार्बन है, आपके पास दो चीज़ें फिक्स कर ली, एक X कर लिया, एक H कर लिया। अगर जैसे ही मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डालती हूँ, तो यहाँ से H और X निकल जाते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड आपके पास बना लेंगे। तो बनता क्या है? आपके पास एल्कीन बनता है। अब बात ये आती है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है? या तो आपका रिएजेंट देके पूछता है कि रिएजेंट है तो आपके पास जो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? क्या अल्कोहल बनेगा, एल्कीन बनेगा? अलग अलग तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि एल्कीन 2-3 तरह की बना के दे देता है, तो आपसे पूछता है कि कौन सी एल्कीन वहां पर बनेगी। अब ये जो एल्कीन, कौन सी प्रेफर्ड एल्कीन आपके पास होगी, वो किसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं? वो हम लोग देखते हैं सेट्ज़फ रूल के अकॉर्डिंग। याद आया? सेट्ज़फ रूल हम लोग पढ़ते हैं। सेट्ज़फ रूल आपको बताता है कि कौन सी एल्कीन बनती है।
क्या बताता है ये? एक वर्ड मैं हमेशा बोलती हूँ, सिंपल सा ध्यान में रखो, हाईली सब्स्टिट्यूटेड। जो आपके पास हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, वही आपकी प्रेफर्ड एल्कीन प्रोडक्ट आपके पास होगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड से अटैच जो भी मेरे पास कार्बन एटम है, इनके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आपके पास होंगे, मान लिया एक मेरे पास हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये CH2CH3 है। दूसरा मेरे पास है कि यहाँ हाइड्रोजन CH3, इधर CH3, इधर CH3। तो देखो यहाँ 1 2 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो प्रेफर्ड वाला कौन सा रहेगा? बी वाला जो मेरे पास ऑप्शन है, वो प्रेफर्ड एल्कीन आपके पास बनेगी। समझ आया सेट्स ऑफ रूल कैसे अप्लाई करते हैं? तो ये भी जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, नीट के क्वेश्चंस लगाएंगे, दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाएंगे, तो हम सीधा इसी पॉइंट को मध्य नजर रखते हुए अपना आंसर लगाएंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ। अगला देखो, कुछ बेसिक और देख लेते हैं। अभी हमने सिर्फ हमारे अल्कोहल से हमने पढ़ा था कि ROH अगर मेरे पास है तो वहां से RX कैसे बनेगा। प्रिपरेशन बेसिकली हमने पढ़ी थी। अब हम प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास RX दिया गया है, ठीक है, RX के अंदर मान लिया मैंने क्या डाला, AgNO2 डाल दिया। ठीक है, जब भी मैं AgNO2 डालूंगी तो क्या बनेगा, RNO2 बनेगा। पेपर में बहुत रिपीट पूछा जाता है। अगर मैंने AgNO2 की जगह मैंने KNO2 डाल दिया, क्या बनेगा, RONO बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच होता है। ऐसे ही अगर मैंने पोटेशियम की जगह मैंने सोडियम के साथ अगर डाल दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, तो भी O के साथ अटैचमेंट होती है। लेकिन अगर मैंने सिल्वर का डाला तो आपके पास क्या बनेगा, नाइट्रो आपके पास कंपाउंड बनेगा, RNO2 आपके पास बन जाएगा। ध्यान में रखना है ये। ठीक है, इसी के साथ एक रिएक्शन है कि RX है हमारे पास, अगर मैंने वहां पर KCN डाल दिया, KCN क्या करेगा, RCN साइनाइड ग्रुप आपके पास बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर KCN की जगह मैंने AgCN डाल दिया, तो वहां पर क्या बनेगा, NC मतलब आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड कंपाउंड आपके पास बेसिकली वहां पे बन जाएगा। अपोजिट है, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ AgNO2 डालने पर NO2 बन रहा है, यहाँ AgCN डालने पर नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट हो रही है। क्लियर है ना? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, यहाँ गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमने पढ़ा है कि RX के अंदर जब हम एक्वस KOH डालते हैं तो सिंपल सब्सटीट्यूशन होता है, ROH आपके पास बन जाता है। लेकिन मैंने एक्वस की जगह अगर मैंने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, अभी अभी हमने पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन के अंदर कि क्या बनेगा, आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट वहां देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ हमने कुछ रिएक्शन और भी पढ़ी हैं कि अगर RX आपके पास दिया गया है, उसके अंदर मैंने सोडियम डाल दिया, आपके पास ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल दिया, ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन बेसिकली आपको देखने को मिलती है और क्या बनेगा, हायर एल्केन आपको देखने को मिलेगा। इसी वे से अगर मैंने 2 RX की बजाय एक RX को फिक्स कर दिया और एक को मैंने अराइल हैलाइड ले लिया, तो क्या बनेगा, आपके पास ये टॉलिन टाइप का एल्काइल बेंजाइल आपके पास बनेगा। इसमें भी क्या करना है, सोडियम आपको डालना है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। और अगर मैंने RX की बजाय दोनों हैलाइड ले लिए, अराइल हैलाइड ले लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कपलिंग टाइप की रिएक्शन आपको दिखाई देगी। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कराओगे तो क्या बन जाएगा, कपलिंग आपके पास हो जाएगी और आपके पास NaX बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोल दिया, फिटिग बोल दिया। वुड्स का मतलब है जब एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। फिटिक कब आता है, जब हम अराइल हैलाइड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दोनों एल्काइल हैलाइड तो वुड्स रहेगी, दोनों अराइल हैलाइड तो फिटिग रहेगी, एक एल्काइल हैलाइड एक अराइल हैलाइड रहेगा तो वुड्स फिटिग रिएक्शन वो आपके पास हो जाएगी। इसी के साथ एक दो रिएक्शंस और हमारे पास आती हैं कि अगर मैंने RX के अंदर मैग्नीशियम डाल दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, हमने ये रिएजेंट्स के अंदर भी पढ़ा है, तो क्या बनता है, RMgX बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम उसे बोलते हैं। अगर मैंने इसके अंदर अमोनिया डाल दिया, क्या बनेगा, RN
NH2 आपके पास बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, एल्काइल अमाइन बोलेंगे। साथ में दूसरे भी बनते हैं, सेकेंडरी वाला भी बनता है, टर्शरी वाला भी बनता है, और आपके पास अमोनियम क्लोराइड, आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट भी आपके पास बनता है। सबका प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जब RX के अंदर मैंने अमोनिया डाल दिया। लेकिन एल्काइल अमाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, एक तरह से की पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर के, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने एंटर कर लिया है हैलो एल्केन्स से हैलो अरीन्स की तरफ एल्के एंटर कर लिया है, जब हमने फिटिक रिएक्शन को पढ़ा है, तो अब जो हमारे पास हैलो अरीन्स है, वहीं से चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले रिएक्शन ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बच्चा, हमारे पास क्या है, आपके पास डाइज़ोनियम सोल्ट से रिएक्शन को शुरू करते हैं। डाइज़ोनियम सोल्ट में क्या होता है, NaNO2 को डालते हो डाइल्यूट्स HCl की प्रेजेंस के अंदर, टेम्परेचर को मेंटेन करके 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास डाइज़ोनियम सोल्ट बन जाता है एनिलीन से। ठीक है, अब ये जो सोल्ट आपके पास बना है, आगे रिएक्शन कैसे होंगी? अगर आपने क्या डाल दिया, कॉपर के अंदर HX डाल दिया, या HCl बोल दो, HCl डाल दिया, क्या होगा, आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। और अगर आपने कॉपर चिप्स के अंदर HCl डाला है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गेटरमैन बोलते हैं। और अगर आपने दोनों को आपस में रिएक्शन करके डाल दिया, क्यूप्रस हैलाइड अगर आपने डाल दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडमियर बोलते हैं। दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो सैंड की तरह हो गया, मिक्सचर टाइप का हो गया। तो अगर दोनों को मिक्स किया तो सैंडमियर रिएक्शन बोल देते हैं, और कॉपर प्लस HCl कर दिया तो गेटरमैन रिएक्शन है। प्रोडक्ट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये रिएक्शन क्लोरीन के लिए भी हो सकती है, ब्रोमीन के लिए भी हो सकती है, आयोडीन के लिए भी हो सकती है। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए करते हैं, फ्लोराइड के लिए नहीं करते। और इवन आयोडीन के लिए भी कम करते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन आपकी सैंडमियर और गेटरमैन होती है। और अगर आपने आयोडीन के लिए करना होता है तो गेटरमैन रिएक्शन होती है बेसिकली, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें सीधा KI है ये हम डाल देते हैं। अगर हमने KI डाल के थोड़ा सा हीट कर दिया कंपाउंड को, तो सीधा क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन आपको वहां पर एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? और अगर मुझे फ्लोरीन चाहिए, फ्लोरीन तो इस रिएक्शन से कभी भी नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, बाल शीमन रिएक्शन को प्रेफर करना पड़ेगा, जो क्या कहती है, HbF4 आपने डाला और प्लस में हीट कर दिया। जब आप सीधा HbF4 डालते हो तो पहले क्या बनता है, सोल्ट बनता है BF4 नेगेटिव के साथ, और फिर हीट करते हो तो फिर फाइनली क्या बनता है, आपके पास फ्लोरोबेंजीन आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? इसी के साथ एक रिएक्शन और है, वो भी यहीं पर करते हैं, कि अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है, और रिएक्शन के अंदर एक कार्बन को कम करना है, तो आपके पास हमने क्या लिया, ये आपके पास है COOAg हमने लिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिल्वर बेंजोइट बोलेंगे। इसके अंदर क्या डाला, Br2 ब्रोमीन डाला, CCl4 की प्रेजेंस के अंदर रिफ्लक्स हमने कर दिया। तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर ब्रोमीन बन जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और प्लस में CO2 गैस बाहर रिलीज कर जाएगी, और AgBr एज अ प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो देखो बच्चा, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा हुआ था, तो एक कार्बन को कम करने के लिए रिएक्शन हुई है। बेसिकली हो क्या रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन टाइप की रिएक्शन हो रही है। लेकिन इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है, इसे हम बोलते हैं बोराडीन हंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं। हंस डीकर रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस थी कि हम हेलो अरीन्स को कैसे बना सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था इसे। इससे आगे अगर हम बात चलते हैं, आगे एक रिएक्शन है, एक बल्कि एक तरह से नॉट है, आप ये कह लीजिए, जो हमेशा मतलब एज अ टिपिकल भी होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन में भी बोल सकते हो, एक्सेप्शन तो नहीं है बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये नोट डाउन आपको करना है, क्योंकि ये हम NCERT के अंदर ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ के ऊपर, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेडली क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमारे पास, अगर आपके पास टॉलीन होता है बच्चा, पहले रिएक्शन समझाती हूँ फिर बताती हूँ कि एक स्टेटमेंट है जो पेपर में आती है, वो स्टेटमेंट क्या कहती है।
ठीक है। टोलीन है, जब भी मैं टोलीन का क्लोरीनेशन करती हूँ और मैंने हीट कर दिया, मैंने 3 मॉलिक्यूल्स के साथ क्लोरीनेशन किया, बार-बार रिएक्शन करता है। तो क्या बनाता है, इस CH3 को हटा के क्या आ जाता है, CCl3 आपके पास आ जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन हम इसको बोलेंगे। अब जब मैंने इसको CCl3 के अंदर बदल दिया और मैं दोबारा से हैलोजिनेशन कराऊंगी, ब्रोमीन डाल दूंगी आयरन की प्रेजेंस में। अब देखो, क्योंकि CCl3 अब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का है, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास बनाएगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या होगी, मेटा पोजीशन पे जाके लगेगी, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, CCl3 आपके पास। ठीक है, और मेटा पे क्या लगा दिया आपने, ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, आप नेमिंग कहाँ से करोगे, ब्रोमीन से करोगे, 1 2 3, तो आप इसको क्या बोलोगे, 1 ब्रोमो 3 ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन हम इसको बोलेंगे। अब आपने अगर रिडक्शन करा दिया, जिंक HCl यहाँ पे डाल दिया, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये जो CCl3 है वो आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है कि टोलीन से आपको डायरेक्टली अगर मेटा ब्रोमोटोलीन बनाना है तो वो इसका एक प्रोसीजर आपको बेसिकली बता रहा है। एक स्टेटमेंट आती है कि ये जो आपके पास मेटा ब्रोमो बेंजीन आपके पास ट्राइक्लोरो है, ये क्या करता है, जिंक के साथ HCl की प्रेजेंस के अंदर रिडक्शन करके मेटा ब्रोमोटोलीन आपको दे देता है। ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपका इस वाले पार्ट से है, जो लास्ट वाला पार्ट है। लेकिन लास्ट वाला पार्ट कैसे आता है टोलीन से, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार कंप्लीट द रिएक्शन करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और एक बार डायरेक्टली बहुत साल पहले जब सब्जेक्टिव पेपर आता था तो यहाँ पर इसका कन्वर्जन भी आपसे पूछा गया था एक पेपर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया कि मुझे ये प्रोसीजर नहीं करना था, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर टोलिन दे दिया होता, क्योंकि आपको पता है आपको क्लोरीनेशन कराना है। क्लोरीनेशन कैसे कराते हैं, आप सीधा X2 डालते हो, एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हो। अब आपको पता है CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, आपके पास ऑर्थो में जाके X लग जाता है और पैरा पे जाके X लग जाता है, और पैरा पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ये माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। नॉर्मली रिएक्शन आपकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की होती है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, पहले CCl3 जो आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पहले आपने इस पोजीशन को सिक्योर किया, इसको चेंज किया है। पहले आपने यहाँ पे थोक के भाव में आपने क्लोरीनेशन करा दिया, हीट करा दिया, तो सारे H3 ग्रुप है उनको CCl3 के अंदर कन्वर्ट करा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम कर रहे हैं, फिर जाके आपने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपने बनाया और फिर उसको वापस से रिडक्शन करके आपने यहाँ पे क्या है, टोलीन आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये रिएक्शन इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का है, और नॉर्मल से एबनॉर्मल मेटा आपको चाहिए तो कैसे प्रोसीड करेगा वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है, आगे चले। आगे जो इस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान में रखना है, हमने जैसे हेलो एल्केन्स के अंदर हमने पढ़ लिया था कि मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सेम वे से यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, अब आपने इसका एक क्वेश्चन ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के अंदर जब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ऑर्गेनिक का CBSE के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो वहां पे हमने रीजंस के अंदर भी इन क्वेश्चंस को देखा है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है और अगर आपने वो सीरीज पढ़ी है। ठीक है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, बच्चा ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगी तो मान लिया मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ पर पैरा ग्रुप है, पैरा के बाद आपके पास क्या रहेगा, मेटा रहेगा, और बाद में क्या रहेगा, ऑर्थो आपके पास रहेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, कंपैरेटिवली होता है मेटा और पैरा का, लेकिन पैरा का ज्यादा रहता है। ठीक है, अब देखो आपके पास पैरा का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर मेटा पोजीशन का, फिर ऑर्थो का रहता है। ठीक है, पैरा का सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर सिमेट्रिकली फिट हो जाता है, आपके पास सिमेट्री है तो अच्छे से फिट हो जाता है लैटिस के अंदर, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है।
लेकिन अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अलग बात की, नॉर्मली क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑर्डर सेम रहता है, इससे पहले वाले जितने भी हमने किए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर दोनों का चेंज है, पैरा का सबसे ज्यादा है, कोई डाउट नहीं है। जब मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाएगी तो भी आपका मेटा क्या है, पैरा का सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाएगी तो ऑर्थो का मेटा से ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चा। ऑर्थो का मेटा से ज़्यादा रहेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात की है तो आपके पास पहले पैरा रहेगा, फिर मेटा रहेगा, फिर आपके पास ऑर्थो रहेगा। जब आपने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, सबसे ज़्यादा पैरा ही रहेगा, फिर ऑर्थो रहेगा, फिर आपके पास क्या रहेगा, मेटा आपके पास रहेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एम आ गया तो एम सबसे लास्ट में आएगा, बीच में कभी नहीं आएगा। आप ऐसे करके याद कर सकते हो, मैं नॉर्मली ऐसे ही ध्यान में रखती हूँ कि अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, एम से शुरू है तो एम लास्ट में आएगा, बीच में लेना देना नहीं है एम का। क्लियर है, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम, क्योंकि पीछे हमने डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी की बात की थी, तो यहाँ पर भी हम डेंसिटी सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी कैसे देखते हैं हम लोग, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मास नंबर बढ़ता चला जाता है, डेंसिटी उतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही हेलो अरीन्स की अगर मैं बात करती हूँ, हेलो अरीन्स जो आपके पास होते हैं, ये भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर भी, अगर आपने इसको ईथर के अंदर डाल दिया, बेंजीन के अंदर डाल दिया, पेट्रोलियम के अंदर डाल दिया, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर ये आपके पास सॉल्युबल होते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका वाटर के अंदर इनसॉल्युबल आपके पास होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास नहीं होती है। क्लियर है? इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले रिएक्शन देखो, आपके पास जो ध्यान में रखना है, अगला जो आपके पास पॉइंट है, आपके पास मान लिया कि मेरे पास ये वाली रिएक्शन कर लेते हैं पहले। मान लिया मेरे पास क्लोरीनेशन है, Cl मेरे पास है, क्लोरोबेंजीन मेरे पास है, और अगर मैंने क्लोरोबेंजीन को फिनोल के अंदर चेंज करना चाहा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसको मैंने एक नोट बना के साइड में किया था कि मुझे ये क्वेश्चन आपको कराना है। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को फिनोल के अंदर आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो हम डो प्रोसेस का यूज करते हैं। क्या बोलता है डो प्रोसेस, कि सबसे पहले आप यहाँ पर बेस डालो, थोड़ा सा हीट करोगे, 623 केल्विन टेम्परेचर रखोगे, प्रेशर को सेट करोगे 300 एटीएम की में, और सेकंड में क्या कराओगे, एसिडिफिकेशन आप यहाँ पे करा दोगे। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बेस प्लस एसिडिफिकेशन, प्रोटोनेशन भी बोल सकते हो, आपने कराया, तो क्या बनेगा, फाइनली आपके पास फिनोल बन जाता है। ठीक है, अब एक दो रिएक्शंस और ध्यान में रखना। जो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके अंदर होती है ना बच्चा, नोट करने वाली बात ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स की हेलो अरीन्स के अंदर, ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर होती है, आपने देखा भी है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया, मैंने साइनाइड लगा दिया, ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की प्रेजेंस में करा दिया, ऑर्थो और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, स्पेशली ध्यान में रखना, अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये हमेशा क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थियोरेटिकली भी बोला भी गया है। अब एक बार हम रिएक्शन के तौर पे भी देख लेते हैं। देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, किस पे लगाया, ऑर्थो और पैरा पे लगाया। मान लिया कि मैंने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप को ले लिया, NO2 ग्रुप को मैंने पैरा पोजीशन पे लगा दिया। अब मैं क्या करा रही हूँ, दो प्रोसेस करा रही हूँ। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 623 केल्विन पर लिया, 300 ATM प्रेशर को मेंटेन किया, बाद में प्रोटोनेशन या एसिडिफिकेशन मैंने करा दिया। तो होगा क्या, रिंग को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। तो ये जो आपके पास है, ये एज इट इज रहेगा। आपके पास जो Cl है किस में बदल जाएगा, OH के अंदर बदल जाएगा। रिएक्शन कैसे है, ध्यान से दो, कैसे अफेक्ट कर रही है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेस और ये है, इसके साथ रिएक्शंस को सोचने लगते हैं कि NO2 दे दिया तो रिएक्शन आपके पास इस तरह से बिहेव करेगी। ये हमेशा फेवर करता है रिएक्शन को।
ये जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं उसको फेवर करने का काम करता है, तभी हम बोलते हैं कि ये हमेशा क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, मान लिया Cl है, मैंने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 लगा दिया, पैरा पे भी लगा दिया, तो भी आपके पास क्या होगा, OH के अंदर फटाफट से चेंज कर जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इस रिएक्शन को और ज़्यादा मैं अगर आगे लेकर चलूँ कि मैंने सारी पोज़ीशंस पर आपके पास ये मेरे पास क्लोरोबेंज़ीन है, इधर भी मैंने NO2 लगा दिया, इधर भी NO2 लगा दिया, इधर भी NO2 लगा दिया, तीनों जगह पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पोज़ीशन पे है तो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फ़ेवर कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है रिंग को। तो अब आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा-सा थोड़ा-सा वार्म इसको कर दोगे, वाटर डाल दोगे तो फटाफट से रिएक्शन हो जाएगी, OH के अंदर बदल देगा, NO2 के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, फ़ेवर कर रहा है रिएक्शन को, आपको इतनी ड्रास्टिक कंडीशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, लेकिन जैसे ही आपने देखा है कि मैंने क्या करा दिया, आपने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो रिएक्शन और ज़्यादा ईज़ी हो गई। आपको इतने टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपने सारी पोज़ीशंस पे लगा दिया तो आप सीधा वार्म करोगे, आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दोगे, हाइड्रोलिसिस से सीधा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी बन रही है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कब की बात है, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा है। कौन सा प्रोसेस देखा है, डो प्रोसेस देखा है। लेकिन अगर आपने अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, हमारे चैप्टर के अंदर जो रिएक्शंस आपसे पूछता है हमेशा बार बार, वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। बहुत सारी पढ़ी है हमने। जैसे अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के अंदर मैंने Cl2 डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो क्या बनेगा, Cl, इधर भी Cl बन जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगा, Cl और Cl बनेगा। ठीक है, आपके पास इधर है, आपके पास अगर आपने नाइट्रेशन करा दिया, मतलब अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया प्लस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने डाल दिया तो नाइट्रेशन होगा, तो वो भी क्या होगा, ऑर्थो पे बनेगा और किस पे जाएगा, पैरा पे जाके आपके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर अगर मैंने डाल दिया और थोड़ा-सा हीट अप कर दिया, तो सल्फोनेशन हो रहा है, तो क्या होगा, ऑर्थो पे जाके SO3 ग्रुप लग जाएगा H और आपका किस पे जुड़ेगा, पैरा पे जाके हो जाएगा। तो ये जितनी भी रिएक्शंस थी ये क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन डो प्रोसेस है वो कौन-सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वहाँ पर आपके पास होती है। इसी के साथ-साथ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, असाइलेशन कराते हो। एल्काइलेशन के अंदर CH3Cl ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एल्काइल ग्रुप आपके पास लग जाएगा। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार क्या लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। और अगर आपने असाइलेशन कराया तो CH3COCl लेते हैं, असाइल ग्रुप आपके पास आ जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, असाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार क्या लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। समझ आई बात। ये हमारी कौन सी रिएक्शंस थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। और यहाँ से एक स्टेटमेंट आती है, अब एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछी गई है अलग अलग तरह के पेपर्स के अंदर। ठीक है, वो क्या बोलता है कि एक वर्ड डालता है, न्यूक्लियर हैलोजन रिएक्शंस, हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी अभी हमने देखा भी है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक वर्ड आता है साइड चेन हैलोजिनेशन। अगर मुझे साइड चेन हैलोजिनेशन कराना है, ठीक है, वो किससे होता है, वो बाय फ्री रेडिकल होता है। ये आपको ध्यान में भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें पता है, अभी अभी हमने एग्जांपल्स देखे हैं कि न्यूक्लियर हैलोजिनेशन हमने करा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर हुई है। लेकिन अगर मैं साइड चेन हैलोजिनेशन की बात करती हूँ तो वो किससे होती है, फ्री रेडिकल से आपके पास होती है। वहां पर बेसिकली मैकेनिज्म्स के अंदर फ्री रेडिकल आपके पास बनता है। और या फिर वहां पर जो आपके पास बनेगा, अगर रिएक्शंस की बात करूं, वहां पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी डाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था, CH2
CH3 साइडवेज है, क्लोरीनेशन आपने कराया, साइड चेन हैलोजिनेशन आप करा रहे हो, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं कि या तो आपके पास कार्बन इस टर्मिनल वाले पे लग जाए या फिर आपके पास क्या लग जाए, इस सेकेंडरी वाले पे लग जाए। ठीक है? आपके पास अब दोनों में से मेजर कौन-सा बनता है? सेकेंडरी वाला बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ये हटाया, पॉजिटिव साइड यहाँ आएगी और यहाँ आएगी। एक प्राइमरी कार्बोकेटायन, एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और आपको पता है सेकेंडरी वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या होगा? मेजर बनेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। साइडवेज हैलोजिनेशंस के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हुए चलता है ये। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? दूसरी बात ध्यान में जो आपको यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे 3-4 की पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बच्चा आता है, इसको आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अगली बात क्या है कि अभी हमने क्या किया था? क्लोरीनेशन कराया था, सिंपल हीट मैंने कर दिया था। ठीक है? आपने ये रिएक्शन अभी-अभी देखी है। यहाँ पे मैंने जो कराया है वो साइड चेन हैलोजिनेशन कराया है, इस चेन के ऊपर हैलोजिनेशन कराया है, सबने देखा? ठीक है? लेकिन अगर मैंने इसी रिएक्शन के अंदर मैंने आयरन डाल दिया या फिर इस रिएक्शन के अंदर मैंने FeCl3 डाल दिया, सिर्फ आयरन या फेरिक क्लोराइड मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये जो आपने फेरिक क्लोराइड यहाँ पे डाला है, अब जो आपके पास रिएक्शन रहेगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रहेगी, ध्यान में रखना। अगर आपको साइड चेन हैलोजिनेशन कराना है तो जैसे अभी तक हम कराते आ रहे हैं, क्लोरीनेशन करके आपने हीट करके आप कर दोगे यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आपका प्रोडक्ट वहां नहीं बनेगा साइड चेन हैलोजिनेशन पे, तो क्या बनेगा? वही ऑर्थो पैरा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? Cl हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका पैरा पे Cl लग जाएगा। क्लियर है ना? अगर आपने ऊपर वाली रिएक्शन कराई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हो रही है, और नीचे वाला आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हो रहा है। कैसे याद रखना है? एक लाइन में याद रखो, अगर आप हैलोजिनेशन हीट की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। और अगर आप किसी ल्यूवाइस एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हो, FeCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हो, AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो आपका जो हैलोजिनेशन है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू रहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वहां पर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जो आपको क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेंगी। अब चलते हैं हम लोग पोली हैलोजन कंपाउंड्स की तरफ। अब देखो बच्चा, सबसे पहला पोली हैलोजन कंपाउंड्स CH2Cl2 को पढ़ लेते हैं। क्या बोलेंगे? मिथाइलिन क्लोराइड बोलेंगे या फिर डाइक्लोरोमिथाइल मीथेन इसको बोलेंगे। अब CH2Cl2 का काम सबसे मेन चीज क्या है कि ये पेंट रिमूवर में हेल्प करता है, पेंट रिमूवर ही होता है एक तरह से, आप ये बोल सकते हो। ठीक है? बाकी कुछ जो पॉली हैलोजेंस हैं, ज़्यादातर पॉली हैलोजेंस हैं, उन्हीं की तरह ये बिहेव करता है। एरोसोल्स के अंदर प्रोपेलेंट की तरह काम करता है, एज़ अ प्रोसेस सॉल्वेंट काम करता है ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे मेन क्या है जो ध्यान में सबसे, क्योंकि यूनिक आपके पास है, तो पेंट रिमूवर में ये हेल्प करता है। दूसरा, अगर मैं इसके अफेक्ट की बात करती हूँ तो ये किस पे अफेक्ट करता है? ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है जाके। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इनफ है इतने। इसके बाद देखो क्लोरोफॉर्म। ठीक है? क्लोरोफॉर्म सबको पता है एनेस्थेटिक की तरह यूज करते थे। ठीक है? लेकिन आज के टाइम पर नहीं करते, क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए यूज़ नहीं करते, एनेस्थीसिया नहीं क्लोरोफॉर्म से दिया जाता। आजकल हम जो कम टॉक्सिक है, स्पेशली ईथर है, जैसे आपके पास ईथर का यूज़ करते हैं, ना कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत पहले, बहुत लंबे टाइम के लिए हमने इसको एज़ अ एनेस्थीसिया देने में भी काम किया। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। ठीक है? दूसरा, जो हमारे पास फ्रियोन्स होते हैं, जिनको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है? बाकी जैसे आयोडीन है, फैट है, वहाँ पर भी एज़ अ सॉल्वेंट काम करता है। इन 2 पे ध्यान देना है। फ्रियोन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। और एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सीबीएसई के क्वेश्चंस में भी हमने कवर अप किया है। हम बोलते थे कि आपका अगर
क्लोरोफॉर्म को एयर की प्रेजेंस में किया जाता है, तो वहां पर एक रिएक्शन बेसिकली कैसे होती है, हमने क्या पढ़ा था, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है COCl2। क्या बनता है, COCl2। क्या होती है ये, फोस्जीन गैस होती है, और ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, और इसी वजह से इसको, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए, जो आपके पास क्लोरोफॉर्म की बोटल्स होती हैं उनको हम एक बंद डार्क कलर के जो बोतल होती है उसमें बंद करके हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखो, क्लोरोफॉर्म पढ़ लिया तो आयोडोफॉर्म भी पढ़ लेते हैं। CH I3 आपके पास है। अब देखो, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन हमें पता है, जैसे अगर मेरे पास CH3CH2OH है, मैंने आयोडोफॉर्म डाला, NaOI डाला, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बेस के अंदर मैंने आयोडीन डाल दी और मैंने हीट कर दिया। ठीक है, तो क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है, सबको पता है। अगर मैंने अल्कोहल के साथ किया तो आपके पास जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो HCOONA बनता है, और प्लस में वाटर, और आपके पास क्या हो जाएगा, NaI बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने कीटोन के साथ कर लिया, एसीटोन ले लिया, इसके साथ सेम रिएक्शन किया, तो आपके पास आइडोफॉर्म भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, NaI भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर सोडियम एसीटेट आपके पास बनेगा। ठीक है, ये आपको एज अ प्रोडक्ट में एक बार रिएक्शन पूछी गई थी, ध्यान रखना है। बाकी जो मेन फंक्शन है, आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं। पहली चीज, येलो कलर, ये कलर याद रखना बहुत जरूरी है। आइडोफोम का कलर कैसा होता है, येलो सॉलिड टाइप का होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 119 डिग्री सेल्सियस आपके पास होता है। अगर मैं पानी के अंदर बात करूंगी, पानी के अंदर ये कभी भी सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल आपके पास होता है पानी के अंदर, लेकिन अगर आप अल्कोहल ईथर लोगे उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बात है, आपने देखा भी होगा, ये एज ए एंटीसेप्टिक आपके पास काम करता है। जब भी अगर कहीं चोट वोट लग जाती है तो हम बोलते हैं ना कि आयोडीन डाल लो। ठीक है, क्योंकि आयोडोफॉर्म से फाइनली होती क्या है, आयोडीन ही तो रिलीज आपके पास होती है, तो आयोडोफॉर्म को एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे, क्योंकि इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है, तो आज के टाइम पर इसको दूसरे केमिकल से हमने रिप्लेस भी कर दिया है, बट आपको ध्यान में रखना है इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म हमने पढ़ लिया, आइडोफॉर्म पढ़ लिया, तो एक और Cl लगा के CCl4 भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बार रिएक्शंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, खासकर जब हम रिफ्लक्सिंग मेथड करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर CCl4 को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो, जब भी आप CCl4 अगर आप लोगे, CCl4 फिर से क्या करेगा, जो हमारे प्रोपिलेंट है, एरोसोल्स के लिए एज अ प्रोपिलेंट काम करता है, फ्रियोन्स को बनाने में मदद करता है। ठीक है, एज अ फीड स्टॉक काम करता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फीड स्टॉक। जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम बनाते हैं उसकी सिंथेसिस के अंदर फीड स्टॉक की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज किया जाता है, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी हम CCl4 का यूज करते हैं, और जब भी अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर को अगर हम यूज कर लेते हैं ना, उसको यूज करने के बाद हमेशा जो रूम है उसको वेंटिलेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोस्जीन गैस आपके पास निकलती है, ताकि फोस्जीन गैस रिमूव हो सके, हम रूम को हमेशा वेंटिलेट करते हैं जब जब फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक साइड बात थी जो आपको ध्यान में आपको पता होना चाहिए। और CCl4 के अंदर अगर हम बात करेंगे, CCl4 अगर रिलीज हो जाती है तो बच्चा हमेशा लंग लीवर कैंसर्स जो होते हैं उसको इंक्रीज करने का काम करती है, मतलब लीवर कैंसर कोज करती है, आप ये बोल सकते हो। इसके जो वेपर्स अगर आपके पास होते हैं वो आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, इरेगुलर कर देते हैं, इवन कई बार इंसान मर भी जाता है, हार्ट बीट स्टॉप भी आपके पास हो जाती है। तो इसके दो कुछ साइड अफेक्ट्स हैं CCl4 के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो, हमने इतना सारा फ्रियोन्स की प्रोडक्शन में बात कर ली है कि CCl4 भी आपके पास मदद करता है। ऊपर भी आपके पास जब हमने इसकी क्लोरोफॉर्म्स की बात की थी, ये भी आपका फ्रियोन्स को बनाने में मदद करता है। तो अब एक बार फ्रियोन्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके साइड में चलते हैं, यहाँ चलते हैं।
देखो फ्रियोन्स के बारे में क्या ध्यान में रखना है, फ्रियोन्स का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे CCl2F2 आपके पास है, इसको भी फ्रियोन्स बोला जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली आपके पास होते हैं। अब फ्रियोन्स की खास बात क्या होती है कि वो एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव आपके पास होते हैं, नॉन टॉक्सिक आपके पास होते हैं, नॉन कोरोजिव इवन आपके पास होते हैं, और इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। आप लिक्विफाई करना चाहोगे, इजीली लिक्विफाई आपके पास हो जाएंगी ये गैस। CCl4 से आप इसको मैन्युफैक्चर करते हो स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू। एरोसोल प्रोपेलेंट के लिए यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है, एसीज के अंदर यूज किया जाता है। और सबसे हमें पता है फ्लोरोकार्बन क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करती है। तो ये इसके साइड वो हैं, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल, ये इसके फीचर्स बहुत तगड़े वाले फीचर्स हैं इसके ये। ठीक है, इसके बाद देखो DDT। DDT क्या होता है? सबसे पहले तो आपने इसका नाम सबने सुना होगा, एज अ इंसेक्टिसाइड हम इसको यूज करते हैं। पेपर में बहुत बार पूछता है 1 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, एज अ इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। लेकिन दूसरी खास बात जो यहाँ से ध्यान में रखना है, ये एज अ इंसेक्टिसाइड तो यूज किया जाता है, लेकिन इसका एक गलत चीज क्या है कि एक तो ये पॉल्यूशन बढ़ा देती है, क्योंकि स्टेबल बहुत ज्यादा होता है ये कंपाउंड। दूसरा क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये इसका एक गलत पॉइंट है, आप नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो। ठीक है, इंसेक्टिसाइड की तरह तो यूज करते हैं, लेकिन ये इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं कंपाउंड है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है। DDT का मतलब क्या होता है, इसके बारे में इसका फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेपर में बहुत बार बोलता है। DDT का मतलब होता है डाई क्लोरो, पहला जो डी है उससे डाई क्लोरो बनता है, अगला जो डी है उससे डाई फिनाइल बनता है बच्चा। ठीक है, और जो आपका टी है उससे क्या बनता है, ट्राई क्लोरो इथेन आपके पास बनता है। डाई क्लोरो डाई फिनाइल डाई क्लोरो इथेन आपके पास होता है। आयुपेक नाम भी सीधा आपको पता होना चाहिए, बनाकर लिखने का टाइम नहीं है, आप सीधा याद करो आयुपेक नेम। 2,2-bis 4 क्लोरोफिनाइल 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आयुपेक नाम में रटने की जरूरत है ही नहीं। देखो डाई क्लोरो है, डाई फिनाइल है, ट्राई क्लोरो इथेन है। देखो ट्राई क्लोरो इथेन है, 3 क्लोरीन है, तीनों 1-1 पोजीशन पे होंगे, तो 1-1-1 ट्राई क्लोरो इथेन लास्ट वाला सेम है। ठीक है, अब देखो डाई क्लोरो डाई फिनाइल है, 2 क्लोरीन है 2 फिनाइल है, तो आपकी जो पोजीशन रहेगी वो 2,2-bis रहेगी, 4 क्लोरोफिनाइल आपके पास रहेगी। तो ये पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, DDT की खास बात दूसरी क्या होती है कि जो DDT है वो धीरे धीरे क्या करता है, HCl को रिमूव करके एक नए कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि DDT है वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, HCl को रिमूव करके DDE के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक ये पॉइंट भी आपके पास सही गलत के पॉइंट में एक बार पूछा गया था स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर। तो ये कुछ एक तरह से ऑलमोस्ट मैंने इनको 19-20 20-21 पॉइंट्स के अंदर चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की है। जितने भी पॉइंट बोले हैं बच्चा, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं डे 4 के अंदर, जहां हम